नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए समझते रसायन शास्त्र का वीडियो नंबर 2 हम बना रहे हैं, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। 10वीं क्लास का ये वीडियो रहेगा आपका लिए। तो हम इस रसायन विज्ञान में पहले वीडियो बनाए थे, रासायनिक समीकरण क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक समीकरण भी आपको बनाना पड़ेगा। तो रासायनिक समीकरण हम फिर से एक बार आपको बता रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी और अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया जिस तरह से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो H2O प्राप्त होता है। इसे बैलेंस करिएगा, हम आज बैलेंस भी ठीक से करना सिखाएंगे आपको। ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे दरमियान क्रियाएं होते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता भी पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता मैं केवल शॉर्ट लिख रहा हूँ, अभिक्रिया इसमें छोड़ दिए हैं। पहला नंबर रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता अगर देखा जाए तो पहला नंबर होता है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति, जहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होता है वहाँ पे गैस अमूमन बनते हैं, गैस की उत्पत्ति होता है। दूसरा चीज तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तीसरा देखा जाए रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा है अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण। ठीक, इस तरह से बहुत सारे अभिक्रियाएं होते चलते हैं। ठीक, आगे हम आपको बता रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया जहां होता है इस तरह से, रासायनिक अभिक्रिया जहां होगा रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना चाहिए। रासायनिक समीकरण तो पूछ लिया जा सकता है रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण बोला जाता है संकेतों एवं संक्षेपों का एक छोटा सा नियम है, जिसमें आप लिखते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए संक्षेप एवं सूत्रों को लिखा जाता है, इसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। अर्थात जैसे मैंने लिखा CaO प्लस H2O, तो ये बन जाएगा CaO इसका ट्वाइस। तो ये रासायनिक समीकरण का एक तरह से मैं संक्षेप लिखा हूं। इसे क्या क्या नाम बोला जाता है, इसका बहुत सारा नाम है, मैं आपको लिख रहा हूं, आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसे बोला जाता है क्विकलाइम। क्विकलाइम आपसे पूछा जा सकता है क्विकलाइम का सूत्र क्या होता है। दूसरा इसका नाम है कली चूना, कली चूना। तीसरा इसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना, बिना चौथा इसका नाम है केवल कहा जा सकता है चूना। ठीक, इसे और एक नाम पांचवा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपसे कोई भी पूछा जा सकता है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो CO बताइएगा। चाहे क्विकलाइम का सूत्र क्या होता है, CO बताइएगा। कली चूना का क्या होता है, CO होता है। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaO होता है। चाहे चूना का क्या हुआ, CO। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसे बोला जाता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर दोनों नाम आप याद रखिएगा। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला यह होता है CaO। चलिए हम लिखते हैं बुझा हुआ चूना, यानी CaO को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। चाहे कैल्शियम OH ट्वाइस ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड। कई बार पूछ दिया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो CaOH का ट्वाइस होता है। या फिर बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का ट्वाइस होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए कारगर आपके लिए होगा। कभी भी आप कोई भी चीज़ बोर्ड पे लिखा जा रहा है तो आप कोशिश कीजिए वो नोटबुक और पेन लेके अपने कॉपी में नोट करने के लिए। ठीक है, आगे हम आपको बढ़ा रहे हैं, बताते जा रहे हैं।
रासायनिक अभिक्रिया जब भी लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण कभी भी लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण कभी भी लिखेगा रासायनिक समीकरण कभी भी अगर लिखा जाता है तो एक तरफ होता है अभिकारक, तो अभिकारक, दूसरा तरफ होता है उत्पाद। ठीक, देखिए अगर मैं बोलूं आपसे अगर इस तरह से मैं लिखा एक एग्जाम्पल आपके लिए, तो आप देखिएगा तो यहाँ पता चलेगा कि इसे मैं अभिकारक बोला, इसे क्या बोलूँगा, अभिकारक। अर्थात अभिकारक किससे बोलते हैं, तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो भी तत्व या यौगिक अभिक्रिया में भाग ले उसे बोला जाता है अभिकारक। ठीक, और जो हमें अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है नया पदार्थ, जो पदार्थ अभिक्रिया के दौरान जो हमें मिलता है नया पदार्थ, यानी नए पदार्थ को क्या बोलेंगे, नए पदार्थ को बोला जाता है उत्पाद। इसे प्रोडक्ट बोला जाता है, इसे रिएक्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो उत्पाद को कहीं कहीं लिखता है प्रतिफल। तो इस बात को आपने याद रखिएगा। अब रासायनिक समीकरण लिखना ही होता है, तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए इस बात को अपना ध्यान में रखिएगा कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कभी भी उत्पाद को दाएं तरफ लिखना चाहिए, दाहिने तरफ लिखिए। और अभिकारक कभी भी लिखा जाता है तो ये बाएं ओर लिखा जाता है। तीसरी बात, इस बात को ध्यान में रखिएगा, रासायनिक समीकरण कभी भी लिखा जाता है तो उत्पाद और अभिकारक के बीच, यानी अभिकारक जो लिखा जाएगा, अभिकारक में अगर दूसरा तत्व है, यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच अगर कोई तत्व है तो प्लस का चिन्ह दर्शाया जाता है। चौथी बात आप याद रखिएगा, अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए अभिकारक और उत्पाद को अगर अलग करने के लिए उत्पाद को अलग किया जाए तो अलग करने के लिए तीर का चिन्ह दर्शाया जाता है। तो ये चार बात अपने याद रखिएगा। उत्पाद को हमेशा दाएं लिखा जाता है, जिस तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए उत्पाद को हमेशा ही दाएं तरफ लिखा जाता है। उत्पाद को इस दाएं तरफ लिखेंगे, यानी यह उत्पाद है, मुझे दाएं तरफ ने लिखा है, और यहाँ पे अभिकारक है, बाएं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक में अगर अन्य कोई तत्व रहता है उसके साथ तो प्लस का चिन्ह दर्शाया जाता है। अब अगर उत्पाद में भी अगर रहता है तो प्लस का चिन्ह दर्शाएंगे। अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए तीर का चिन्ह दिया जाता है। इसे डबल तीर मत मारिएगा, सिंगल ही तीर मारा जाता है। कभी कभी ये होता है गलतियां कि कोई बच्चे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे H2 + Cl2, अगर मान के चलिए इसे लिख रहा है तो HCl जो प्राप्त होगा, ठीक है, तो इसे तीर न मार के कोई बच्चा क्या कर देता है, इसमें डबल तीर मार लेगा, इस तरह से मार लेगा, तो ये क्या बताया जाता है, समीकरण को गलत माना जाता है। अर्थात जब भी अभिकारक और उत्पाद को अलग करना होगा, जैसे A + B मैंने लिखा तो मुझे प्राप्त हुआ AB, अगर ऐसे लिखते हैं तो ये गलत माना जाता है। कोई लिख रहा है A + B, माने कोई तत्व है, आप मान के चलिए, अगर इसे डबल चिन्ह मार के AB लिखते हैं तो भी इसे गलत रिएक्शन माना जाता है। अगर कोई कहे A - B, यानी माइनस के चिन्ह कभी भी नहीं दर्शाया जाता है, और इसे तीर मार के इस तरह से लिखा जाए तो भी ये गलत माना जाता है। A + B, अगर इसे मान के चलिए ट्रिपल बराबर किया तो भी ये भी लिखा है तो भी इसे गलत माना जाता है। रसायन की भाषा में कभी भी लिया जाता है, तो इस बात को अपना याद रखिएगा। A + B सिंगल ही तीर लिया जाता है, अर्थात इन सभी को मैं गलत मानूंगा, या कोई भी समीकरण इस तरह से लिखा जाएगा तो इसे गलत करार किया जाता है, जबकि इस तरह से लिखा जाता है, इस सिंगल तीर मारा जाता है तो इसे सही माना जाता है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए जो तरीके हमने लिखे हैं आपके सामने, इसे आप कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे मैंने 4 बातें लिखा है। उत्पाद को कहाँ लिखा जाता है, बाएं। अभिकारक कहाँ लिखा जाता है, बाएं। बाएं। अभिकारक और उत्पाद को बीच अगर कोई तत्व रह रहा है तो उसमें प्लस का चिन्ह दर्शा दिया जाता है। अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए तीर का चिन्ह लिया जाता है। कभी भी इस बात को और एक नोट कर लीजिए, कभी भी लिखा जाता है तीर का जो सिरा होगा, जो शीर्ष भाग होगा, जो शीर्ष भाग होगा हमेशा ही उत्पाद की तरफ रहेगा, उत्पाद की ओर रहता है। ये जो तीर का एंगल है, यहाँ जो तीर मारा गया है हमेशा ही उसी दिशा को दर्शाएगा, उत्पाद की ओर दर्शाता है। अगर आप इस शीर्ष को इस तीर को अगर इस दिशा से को मारते हैं तो इसे गलत माना जाता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए तरीका है, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। रासायनिक समीकरण संतुलित भी करना चाहिए। जो भी समीकरण होगा, समीकरण संतुलित करना चाहिए। संतुलित अगर समीकरण नहीं है तो उसे बोला जाता है कंकाली अभिक्रिया। जैसे अगर यहां मैं बोलूं NaCl तो NaCl अगर मैं लिख दिया इधर, तो इसे इस समीकरण को एक तरह से कंकाली बोलेंगे, कंकाली समीकरण बोलेंगे अगर समीकरण ये संतुलित नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर सोडियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर NaCl प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे आम भाषा में नमक कहा जाता है। कोई पूछे समुद्री जल में भारीपन का कारण क्या है, तो यही NaCl ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए वो क्या होता है, उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ये कंकाली अभिक्रिया किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ इसका जो परमाणु का द्रव्यमान है, दाहिने तरफ परमाणु का द्रव्यमान समान है, लेकिन यहाँ क्लोरीन का जो द्रव्यमान है इस क्लोरीन के द्रव्यमान के समान नहीं है, तो हम कहेंगे कंकाली अभिक्रिया है। इसका मतलब है जितने तत्व अभिकारक की तरफ है उतने ही तत्व प्रतिफल यानी उत्पाद की तरफ रहना चाहिए, तब जाके यह रिएक्शन शुद्ध होगा। तो मैं आपको बताने के लिए फिर से बता रहा हूं, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा था। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को अंत तक देखे रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसे हम संतुलित कर रहे हैं, किस तरह से होगा। अगर सोडियम की मात्रा है, सोडियम और क्लोरीन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो सोडियम कितना है, एक मैं एरो पाट दिया, एक छोटा सा लाइन खींच दिए। अब हम देखेंगे कौन कितना है। यहाँ देख रहे हैं Na कितना है, तो 1 है। इधर Cl कितना है, 1 है, 1 नहीं सॉरी 2 है। इधर Na कितना है, इधर Na देखा गया है 1, और Cl कितना है, यहाँ 1 है। बराबर करने के लिए आप गुना करके ही बराबर करिएगा। जैसे यहाँ सोडियम 1 है, इधर भी उत्पाद की तरफ भी 1 है, यानी अभिकारक में भी 1 और उत्पाद में भी 1, मामला ठीक ठाक है। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो गुना किस में कराएंगे कि बराबर होगा। तो आप भी मेरे प्यारे भाई जानते हैं कि गुना कराना पड़ेगा, तो आपको कराना पड़ेगा किससे, इस 1 में 2 से गुना कराइएगा। इसका मतलब यहाँ 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो Cl जहां पे है, Cl जहां है वहां पे 2 से गुना करिए। तो Cl यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे 2 से हम गुना ना करके सबसे फ्रंट फुट पे कराइएगा, यानी 2 से यहाँ गुना कराएंगे। अब जो आ रहा है प्रोडक्ट उसको काउंट कीजिए। Na कितना, यानी सोडियम कितना मिला, 2, तब सोडियम की मात्रा हो गया 2। क्लोरीन की मात्रा कितना हो गया, क्लोरीन की मात्रा हो गया 2। अब बराबर देखते हैं, सोडियम इधर कितना है, 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, मामला फिर फंस गया। तो इसका यह अर्थ है, इस 1 है यहाँ पे 2 है, तो हमें 2 लाना है। तो बराबर करने के लिए किस में गुना कराएंगे, 1 में 2 से गुना कराएंगे या 2 में 2 से गुना कराएंगे। तो आप भी जानते हैं इसमें अगर 2 से हम गुना करा लेते हैं तो ये हो जाएगा 2। तो सोडियम जहां है वहीं 2 से गुना करें, तो सोडियम यहाँ है इसलिए हम 2 से गुना कराएंगे। अब क्या मेरा सब मिला, तो सोडियम की मात्रा कितना हो गया, 2। अब इधर फिर देखते हैं क्लोरीन की मात्रा कितना है, 2। अब बैलेंस मेरा बन गया, यहाँ देखिए सोडियम 2, यहाँ भी सोडियम 2, यहाँ क्लोरीन कितना 2, यहाँ भी क्लोरीन कितना 2। अब गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, सोडियम की मात्रा 2 है, इधर भी सोडियम की मात्रा 2 है, क्लोरीन की मात्रा 2 है, इधर भी क्लोरीन की मात्रा 2 है। इसे बोलेंगे संतुलित समीकरण। आगे हम एक और भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, देखिए अगला। अगर मैं बोलूं N2 + H2
हो जाता है NH3। इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। एक हम एरो पार दिए, नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, यहां भी मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, यहाँ दिखा रहा है 2। हाइड्रोजन कितना है, अभिकारक में जितना होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उससे काउंट अप करिए। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ भी है 2। इधर देख रहे हैं नाइट्रोजन कितना है, इधर हो रहा है 1, और हाइड्रोजन कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 3। अब आप देखिए कौन क्या बराबर हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन मुझे 2 मिला, यहाँ पे नाइट्रोजन मुझे 1 मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन मुझे 2 मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन मुझे 3 मिला। यहाँ कोई मैच न कर रहा है, सारा डिसमैच हो रहा है, कोई भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप किसी को भी आप मल्टीप्लाई कराइए, यानी कहने का मतलब है अगर यह नाइट्रोजन 2 है, यह नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, किसमें आप गुना कराइएगा कि बराबर हो जाएगा। तो आप सर 1 में गुना कराइए 2 से, तो यहाँ पे मैंने 2 से गुना कराया। तो नाइट्रोजन जहां मिलेगा, नाइट्रोजन जहां वही 2 लिखना है। तो नाइट्रोजन यहाँ दिखाई दिया मुझे, तो नाइट्रोजन यहाँ दिखाई दिया, यहाँ से हमने 2 गुना करा लिए। अब देखिए मुझे क्या क्या मिला। नाइट्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन मेरे प्यारे भाई कितना हो गया 2, 3 से गुना करेगा, 2 और 3 5 मत कर लीजिएगा, यानी 2 ये गुना करेगा 3 से, 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब इधर भी देखते हैं क्या बैलेंस बराबर है, तो मुझे बराबर नहीं दिखाई दे दिया। नाइट्रोजन यहाँ पे हो रहा है 1, सॉरी नाइट्रोजन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ये तो ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है 6। किसमें गुना करेगा ना पड़ेगा आपको, 6 है यहाँ पे 2 है, कितना से गुना कराइएगा कि अभी बराबर दोनों हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि इसमें अगर आप 3 से गुना कराते हैं, अगर 3 से गुना करा लेते हैं तो ये अपने आप में 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन जहां दिखाई दे रहा है वहीं पे 3 लिखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दिया मुझे तो यहाँ लिख दिए। अब बैलेंस करिए, नाइट्रोजन कितना हुआ 2, हाइड्रोजन कितना हुआ 2 3 6, और यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन कितना हो रहा है 2, हाइड्रोजन कितना हो रहा है 2 3 6। देखिए लास्ट मुझे मिल गया 2, यहाँ भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है। इसका मतलब है ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। संतुलित समीकरण इस तरह से कीजिएगा, इसे बोला जाता है बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल नियम। जो बैलेंस किया जाता है ये एक प्रकार का बैलेंसिंग का हिट और ट्रायल नियम बोला जाता है। चलिए एक और हम इसके लिए लेते हैं, बैलेंस का हिट बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। आगे हम एक एग्जांपल आपके लिए लिख देते हैं, उसको आप करके बताइएगा। H2 प्लस Cl2 हो जाता है HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है। इधर देखते हैं उत्पाद की तरफ, हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन कितना है 1 है। आप देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 और यहाँ 1, किसमें आप गुना कराइएगा कि आपको मिल जाएगा बराबर, यानी 2 है यहाँ 1 है। आप भी जानते हैं यहाँ अगर 2 से गुना करा देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन के सामने 2, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 से गुना करिए, तो 2 से गुना करा लीजिए, उसके बारे में आप जान लीजिए कितना हो रहा है। यहाँ 2 से मैंने गुना कराया, तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन की मात्राएं कितनी हो गई 2, और यही 2 क्लोरीन से गुना करेगा तो क्लोरीन की मात्रा भी कितना हो गई 2। अब इधर दाएं तरफ देखिए क्या बराबर हो रहा है, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2। इसका मतलब है ये बैलेंस हो गया। एक समीकरण और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आप हमें बताइएगा कितना होगा। ये देखिए कलर दिखाई दे रहा है कि ना,
देखिए बैलेंस है कि ना, ऐसे चीज़ों को आप जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ फ्लोरीन सॉरी यहाँ पे जो फेरस है यानी जो लोहा है एक है, तो यहाँ भी लोहा की मात्रा कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो है। सल्फेट कितना है, एक है, यहाँ भी सल्फेट एक है। ये इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये समीकरण संतुलित है। इसके साथ कुछ भी गुना करते हैं तो आपको कोई भी बराबर ना मिलेगा, हालांकि करेंगे तो भी आप कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ लोहा की मात्रा जितना है यहाँ भी लोहा है उतना ही है, हाइड्रोजन जितना है हाइड्रोजन यहाँ भी उतना है, यहाँ SO4 जितना है यहाँ भी SO4 उतना है। इसका मतलब है इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं है। आगे के लिए आप अगला समीकरण देखिए, हम लिख रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को जब हम तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, इसको हम बैलेंस करना जानते हैं, कैसे करेंगे। पोटेशियम कितना है, क्लोरीन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। यहां देख देते हैं पोटेशियम कितना है, क्लोरीन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। पोटेशियम यहाँ पे एक, क्लोरीन यहाँ पे एक और ऑक्सीजन यहाँ पे 3। यहाँ पे पोटेशियम एक, क्लोरीन एक और ऑक्सीजन हो गया 2। सब एक एक यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसको तो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 और 2 का मामला फंसता है, 3 और 2। 3 और 2 क्या करेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका है इसका एलसीएम करिए 3 और 2 का। 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 6। तो 6 हो गया, तो आप भी इसे आसानी से कर सकते हैं। 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा तो 2 बार, इसका मतलब इसमें 2 से गुना कराइए, यानी ऑक्सीजन जहाँ है वहाँ 2 से गुना करिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे यहाँ 2 लिखना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये पूरे यौगिक है, पूरे यौगिक के सामने आपको लिखना पड़ेगा 2, ठीक है। और यहाँ कितना से गुना करा रहे हैं आप, 3 से, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3। तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3, ठीक। अब गुना करा के जो मिला, अब जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको गिनिए, काउंट कीजिए, जो पर जितना परमाणु संख्या है, जितना परमाणु आ रहे हैं उसे आप लिखिए। तो यहाँ पोटेशियम कितना हो गया, 2, यहाँ क्लोरीन कितना हो गया, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। और इधर देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है, पोटेशियम 1 मिल रहा है, क्लोरीन 1 मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है केवल 6। यहाँ फिर मामला फंस गया, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 है यहाँ पे 1 है। कितना से गुना कराना पड़ेगा इसमें, तो इसमें आप गुना कराइएगा 2 से। तो जब 2 से गुना करा लिए आप, तो गुना करा लेते हैं तो इसे आप इस 2 को यहाँ पे पुट आउट कीजिए, शायद कलर ना दिखाई दे, चाहे 2 से गुना हम करा लिए। 2 से जब गुना कराएंगे तो पोटेशियम, यह 2 पोटेशियम के साथ गुना करेगा तो 2 होगा पोटेशियम, क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन भी होगा 2। अब देखिए बैलेंस मिल गया, हो गया। इधर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। इस तरह से हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं बहुत आसानी तरीका से। आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। अब समझना है रासायनिक जो अभिक्रियाएं होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, देखिए आपके सामने लिख रहे हैं हम। एक का नाम है संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण का ही नाम है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण। चौथा ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पांचवा नाम देखा जाए तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। छठा नाम देखा जाए विस्थापन अभिक्रिया। सातवां नाम देखा जाए द्विविस्थापन अभिक्रिया,
8वां नाम देखा जाए ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, प्रकाश 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 संश्लेषित अभिक्रिया, संश्लेषित अभिक्रिया, अभिक्रिया। 10वां नाम लिख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया। इस तरह से कई अभिक्रियाएं होते हैं। तो कई अभिक्रिया होता है, इसमें हम अब लाइन बाय लाइन सभी अभिक्रिया के बारे में आपके पास फोकस करते हैं। पहला है संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया क्या है? संश्लेषण और संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है संश्लेषण को ही नाम है संयोजन। संयोजन ही आप याद रखिएगा। संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है कि जब कोई तत्व किसी यौगिक को, ठीक है ना, जब कोई तत्व यानी जब कोई तत्व, कोई भी तत्व होगा, जब कोई तत्व किसी यौगिक को अपना स्थान, उसके स्थान पर जाके बदल दे, यानी उसके स्थान को हटाकर अपना स्थान ग्रहण करे, इसे बोला जाता है संयोजन। नहीं, संयोजन नहीं है तो गड़बड़ हो गया। एक वीडियो पे करना पड़ेगा, काटेला पड़ेगा।